ये जिंदगी यूं तो कोई छाँव हमें दे न सकी रेगिस्तानों पे, मगर उसने तपाया भी नहीं। ये अजीब इत्तेफाक है कि लोग पकड़ पकड़ ही के लेकर गए। अररिया में राजनीति का केंद्र किसे माना जा सकता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी मुश्किल है इसलिए कि जब हुकूमत जिसके हाथ में आ जाती है, पावर आ जाता है, पैसे आ जाते हैं और वो खरीदे चले जाते हैं, समझे ना। तो सवाल है कि आपको दुश्मन से उतना खतरा थोड़े होता है, आप उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब आपके अपने ही कहीं घुसपैठ में शुरू हो जाएं, हर जगह गद्दारी। इस वक्त मैं अररिया के मिल्लत नगर इस्लाम नगर में मौजूद हूं और दीन रज़ा साहब के आवास पर मैं मौजूद हूं। दीन रज़ा साहब के बारे में काफ़ी लोगों ने चर्चा की और मुझे लगा कि उनके पास पहुंचना चाहिए, उनके आवास पर पहुंचना चाहिए। हालांकि एक बार हमारे बीच बातचीत भी हुई, छाँव फाउंडेशन के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी सर से, लेकिन वक्त की कमी थी जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला है। दीन रज़ा साहब वो शख्सियत हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि रमज़ान का वक्त है और एक मुसलमान को बखूबी किस तरह से किसी की मदद करनी चाहिए, किसी के साथ कैसे पेश आना चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसमें, वो सारी चीज़ें इनमें दिखती है। और दीन रज़ा साहब का नाम ही काफ़ी है अररिया के लिए, क्योंकि अररिया ही नहीं बाहर के लोग भी इनको बखूबी जानते हैं। अच्छी शायरी करते हैं, वो तमाम चीज़ें। अभी इनका एक तरह से बायोग्राफी के लिए मैं आई हुई हूँ ताकि वो न्यूज़बिन के ज़रिए आवाम तक पहुँचे, उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में और तमाम चीज़ें जाने कि दीन रज़ा साहब आखिर है क्या और उनकी शख्सियत क्या है, वो क्या करना चाहते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो तमाम चीज़ों के मैं बारे में जानने की पहले कोशिश करूँगी। सबसे पहले दीन रज़ा साहब, न्यूज़बिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि हमारा रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का वक्त चल रहा है। रमज़ान मुबारक हो। तो रमज़ान का वक्त में और आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशनसीबी हमारी भी। दीन रज़ा साहब, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आप अपने बारे में, अपनी बायोग्राफी बताएं कि आप असल में क्या हैं, आप यहाँ तक पहुँचे, आपने ज़मीनी हकीकत क्या देखी, अपनी ज़िंदगी में उठा पटक बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, और आपका नाम दीन रज़ा किसने रखा? मेरा जन्म एक नवाही गांव है करहरा, जो महलगांव थाने के अंतर्गत आता है। मेरी पैदाइश वहीं हुई। मैं एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ और मेरी इब्तदाई तालीम जो हुई वो मकतब से हुई शुरू। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन मदरसे में भी तालीम हासिल की, मदरसा नोमानिया डुमरिया ईदगाह में, बस्तानिया चाहरुन तक। उसके बाद मैं हाई स्कूल जो कि चला गया, वहाँ मैंने साइंस रखा। फिर बाद में सेहत की ख़राबी की वजह से फिर हमको यहाँ अररिया भेजा गया और यहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तहान अररिया आज़ाद एकेडमी से मैंने साइंस से ही किया। जो आज़ाद एकेडमी अररिया स्कूल है वही उसका जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, आज़ाद एकेडमी अररिया उस वक्त सबसे मशहूर तरीन स्कूल में से एक स्कूल ये था। इनके शागिर्दों की तादाद तो बेशुमार है और दुनिया भर में फैले हुए हैं इसके तालिब इल्म। बड़े अच्छे उस्ताद लोग थे और यहाँ से मैंने मैट्रिक किया 73 में। उसके बाद फिर मैं बीएन कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बायोलॉजी ज़ूलॉजी से मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर पटना यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीएड भी किया और कुछ दिन तक सहाफ़त से भी जुड़ा रहा। अखबार साथी में बहैसियत एक कार्टूनिस्ट के और कभी कभी एडिटोरियल भी लिखना पड़ा। और जब कोई कातिब नहीं होता था, उस ज़माने में कंप्यूटर तो था नहीं, तो हाथ से ही लिखना पड़ता था मिस्टर पर। तो मैंने उसमें किताबत भी की। फिर ये हुआ कि हाई स्कूल के लिए जो निकला हुआ था वैकेंसी और कमीशन से मेरा वो हो गया था और मैं यहाँ आ गया। अररिया से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पर है मल्हड़िया हाई स्कूल था, अब +2 हाई स्कूल है। मैं वहाँ ज्वाइन किया और वे वहाँ से कुछ फिर एक मास ट्रांसफ़र हुआ जो शायद वर्ल्ड में पहली बार हुआ होगा। सेकेंडरी में और कॉलेजों में ट्रांसफ़र होता था नहीं जनरली। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया उधर। ये एक था औराही गोविंदपुर, हाँ, बरहड़ा कोठी ब्लॉक के अंदर पड़ता था।
तकरीबन 10 साल वहाँ रहने के बाद फिर मैं लौट के मलहरिया आ गया और वहीं से मैं 31 जनवरी ये 18 में 1918 में मैं वहाँ से सुबुदोष हुआ, रिटायर हुआ। ये है मेरा एजुकेशन का सफ़र। और इस बीच में साइंस से आप पत्रकारिता तक पहुंच गए। शहाफत कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जान पाते, उर्दू शब्द है इसलिए। तो साइंस से शहाफत तक आप पहुंचे, ये सफ़र कैसा रहा और कितने दिनों का रहा आपका? ये ज़िंदगी यूँ तो कोई छाँव हमें दे न सकी रेगिस्तानों पे, मगर उसने तपाया भी नहीं। ये अजीब इत्तेफाक है कि लोग पकड़ पकड़ ही के लेकर गए। और उस ज़माने में चूँकि कंप्यूटर नहीं था और कातिब होते थे, कहीं कातिब नहीं रहा तो पटना यूनिवर्सिटी में जो उर्दू के हैरवी डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर इसराइल रज़ा साहब, उन्होंने ही पकड़ के वहाँ ले गया। तो ग़ालिबन उर्दू में पटना में तो कम से कम उर्दू अखबार में कार्टून का तो कोई रिवाज नहीं था। तो वो मैंने कभी कार्टून, कभी एडिटोरियल, कभी किताबत भी वहाँ मैंने की। कार्टूनिस्ट एक तरह से आपको देखा जाता है, आप कार्टूनिस्ट भी थे, मतलब कार्टून अभी आप बीबीसी न्यूज़पेपर में देखते होंगे, कार्टूनिस्ट का नाम आता है छाया पत्र के नाम से। तो आप फर्स्ट कार्टूनिस्ट में क्या लिखा आपने? हमने ये देखा था कि चौधरी चरण सिंह साहब उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे अपनी पार्टी के, और किसी बात पर वो नाराज़ होकर के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने उस दिन वो बताया था कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ ... वो छतरी और डंडा लिए हुए वो जा रहे हैं कुर्सी छोड़ करके। और 4 दिन के बाद ही फिर वो अध्यक्ष पद पर वो लौट गए। तो मैंने उसमें दिया था कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कि तेरे बिन जिया उदास रे। और ये शुरुआत काफ़ी फेमस रहा होगा उस वक्त, मुझे लगता है, जो आपने बताया रहा ये। जी जी हाँ जी। और क्या किया आपने? और एक मरतबा हुआ था ये कि विनोबा भावे जी भूख हड़ताल पर थे गुजरात में, गौकशी बंद करने पर। उसी ज़माने में गुजरात में दंगा हो गया था। गुजरात जल रहा था, दंगा हो गया था। साल का तो ग़ालिबन वही 80 के आसपास का, ये 81 का होगा वाक़या। तो इंदिरा गांधी उसको मनाने के लिए वो आती हैं, तो उनको वो बना रही हैं कि छोड़ दिए। तो विनोबा भावे जी गाय का गला पकड़ करके हैं, वो कहता है कि बेटिया आग की तरफ इशारा करके उसको नहीं, पहले इसको बचाओ। पहले गाय को बचाओ। हाँ, ये कार्टून था जी। अब दीन रज़ा साहब, अब यहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई। आप एजुकेशन के बारे में आपने बताया कि उस टाइम में आप साइंस लिए हुए थे, साइंस के स्टूडेंट रहे। अररिया का सबसे फेमस स्कूल आज़ाद एकेडमी में आपने पढ़ाई अपनी की है। अब अररिया का इतिहास कैसा रहा है? अररिया को आपने कैसा देखा था और बदलते हुए तस्वीर कैसी है अभी? ये अररिया का ऐसा था कि हम लोग जब यहाँ थे तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब, जो बिरसा यूनिवर्सिटी में एज ए साइंटिस्ट और प्रोफेसर, और ये मौसमियात के वो हेड भी रहे। ओके, तो हम लोग निकलते थे शाम में। तो उस वक्त अररिया का माहौल ऐसा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और फिर हम लोग निकलते थे रात 11 बजे 12 बजे रात तक वाटर गश्ती करते थे। तो एक शायर हुआ करता था यहाँ, इस्माइल कमल साहब, शायद लोग अब उसको फरामोश कर गए हैं। वो किसी भी मुशायरे की जान हुआ करते थे उस ज़माने में। तो वो दरअसल पीते वीते भी थे, तो लुढ़कते हुए आ रहे थे। रात ग़ालिबन 11:30 या 12 बजता होगा। तो मैं नहीं जानता था कि ये शायरी भाई, क्योंकि मुझे उससे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो वदूद साहब ने कहा कि चाचा कमल साहब कुछ सुनाइए। तो उन्होंने कहा बेटे क्या सुनाऊँ, गज़ल सुनाऊँ या रुबाई सुनाऊँ? कहा आपकी जो मर्ज़ी। तो उनका एक शेर अभी भी याद है। तो उन्होंने कहा था झूमते हुए कि मैं जी लेता तो गम के ही सहारे, मैं जी लेता तो गम के ही सहारे, मगर गम भी मेरा ज़ाती नहीं है, पर्सनल नहीं है। अच्छा। तो उस वक्त कुछ कुछ लगा कि नहीं, शायरी वायरी में तो कोई दम है, जो दिल के जज्बात को, माफी ज़मीर को बाहर करने का तो यही एक शक्ति है। तो थोड़ा सा वहाँ ये हुआ। और उस वक्त में अररिया में ये था कि
हिंदू और मुस्लिम का तो समझिए एकदम से कुछ भी हिंदुस्तान भर में यहाँ यहाँ हो रहा है, हैदराबाद में या फिर जमशेदपुर का दंगा हो या कलकत्ता के आसपास जो कुछ हुआ था, और यहाँ उसका कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था हमारे। अब क्या लग रहा है रज़ा साहब, अब लग रहा है कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो गई है, हालांकि राजनीति में हिंदू मुसलमान है, रियलिटी में नहीं है। एक्चुअली अभी जो है, अभी नई नस्लों में ख़ास तौर पर हमारे पुराने दोस्तों में हैं मिस्टर बसंत कुमार राय, जो अभी रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग कोर्ट में, और थे उस वक्त में एक थे मदन लाल नश्तर जी जो जैन थे, और एक थे हमारे मोहन गुप्ता साहब और नवल किशोर दास, और प्रतिपलार के जो बाद में एडिटर भी वो अकाउंटेंट थे, वो ट्रेजरी में राजमोहन राघव जी। हम लोग डॉक्टर कैप्टन एस.आर. झा, बस उनके यहाँ महफिलें सजती थी हर शाम। डॉक्टर एस.आर. झा के यहाँ वो बड़े अदब नवाज शख्सियत, बहुत ही समझिए कि वो अभी एक जिसको मान लें कि एक इंतहाई बेहतरीन शख्सियत और लोगों को सराहने वाला। बस हर दिन शाम में उसके क्लिनिक में एक मुंशी की चाय की दुकान होती थी, बैठ के हम लोग 1 घंटा 2 घंटा, तो वहीं से समझिएगा अररिया में जो नई खेप जो राइटर्स की निकली, कहानीकार हो या शायर हो या और कुछ हो, तो जो भी होता था वहाँ बहसें होती थीं। जी, जैसे आपने डॉक्टर एस.आर. झा के बारे में आपने जिक्र किया, एस.आर. झा साहब को मैंने उस वक्त इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया था नेहा, जब मैं अररिया आया था सभी कहते थे कि नहीं लोग पटना जाएंगे, अलग अलग ज़िले जाएंगे जहाँ पर अच्छी जगह हो, लोकेलिटी अच्छी हो, हर कोई चाहता है डॉक्टर है तो अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करके आए तो अच्छी जगह हम जॉब करें, लेकिन उनका टारगेट था कि ऐसी जगह जाऊँ। एस.आर. झा का ये मतलब बात उन्होंने रखी थी इंटरव्यू के दौरान कि नेहा मैंने ऐसी जगह को चुना जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, और जब मैं यहाँ आया था तो जो मुश्किलात मेरे सामने आई थी मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत की। उस जंगली जगह पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, डेवलप नहीं, एजुकेशन नहीं, पानी लगने वाली जगह है, ये तो अभी भी पानी लग ही जाता है, बाढ़ का वक्त होता था तो पैंट को यहाँ तो उठाता था, फिर जाता था इलाज के लिए। उस टाइम क्या बोलते थे उसको, कालाजार, हाँ, तो ऐसी बीमारियां होती थी जहाँ नाव नहीं मिलती थी तो पैंट को ऊपर समेटा, पजामा पहना, कुछ भी पहन करके जाते थे इलाज के लिए। तो उनको मैंने करीब से जाना उस दिन, कम से कम मुझे लगता है 1 घंटे का इंटरव्यू मैंने लिया था, और मुझे भी अच्छा लग रहा था उनसे बात करने में, क्योंकि एक डॉक्टर होकर के वो ज़मीन पर सोच रहे हैं। उनका यही था कि नहीं, इंसानियत सबसे पहले ज़रूरी है, डॉक्टर तो हमारा पेशा है। उनको भी तब मैंने करीब से एस.आर. झा साहब को जाना था। जी बिल्कुल, तो वो शख्स मेरी निगाह में इंतहाई अजीम है, और उन्होंने, जबकि उनके बेटे और बेटियां अमेरिका में हैं, दिल्ली में हैं, काफ़ी जद्दोजहद किया कि आप यहाँ आ जाइए, और यहाँ रह रहे हैं। अररिया की मिट्टी की ख़ास बात ये थी कि एक तो जो हमारे जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, इसको मिनी पाकिस्तान लोग कहते थे बाहर में। अच्छा। अररिया ऐसा क्या है अररिया में कि मिनी पाकिस्तान कहा जाता है? जैसे हमारे कुछ आरएसएस के जो लोग हैं ये प्रचार में, और इसको वो निशाना बनाने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ से जो है इलेक्शन बाकी यहीं से लड़ते थे वो। जैसे हमारे सैयद साहबुद्दीन साहब हुए, गुलाम सरवर साहब हुए, और ना जाने कौन लोग, कितने लोग। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ की असल इंसान दोस्ती, इंसान नवाजी और मोहब्बत। एक बार आप यहाँ क्यों आई, मुझसे शायद 2-3 मिनट की मुलाकात थी शायद, इसीलिए, वरना मेरे अंदर कोई ख़ास गुण तो है नहीं, कोई ख़ास बात है ही ना, मैं कोई मशहूर शख्सियत हूँ। तो अररिया के अंदर ये है, ख़ास बात ये थी कि लोग यहाँ आने से वाकई बहुत डरते थे। लोग इसको काला पानी भी कहा जाता था पहले। काला पानी की सज़ा यही होती थी? कैसी सज़ा होती थी वो? इसलिए कहा जाता था, यहाँ नदियाँ, कई नदियाँ बहती हैं, बेशुमार धाराएं हैं, अब तो वो धाराएं भी मिट रही हैं, और सड़कें नहीं थी, तो लोग बैलगाड़ी पर या घोड़ा या कोई साइकिल का ज़माना आया तो फिर साइकिल उठाया कांधे पर, ये परेशानी थी। और यहाँ जूट की खेती बहुत होती थी, पटवा, और पटवा का साग भी लोग खाते थे उस वक्त में, जब नया ये जूट नहीं आया था। जो यहाँ के जो लोकल थे, जिसको जाती और बंग कहते हैं, तो कहा जाता था कि उसके बाद वो कालाजार ख़त्म हो जाता था।
ऐसा पटुआ का साग खाने से कालाजार खत्म होता था। हल्का सा तीतापन उसमें होता था, तो लोग आने से डरते थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जितने भी ऑफिसर्स आए वो यहीं, उसका दिल यहीं रह गया। ऐसा अररिया की मिट्टी में ऐसा क्या? रहा था हम जैसे मामूली लोग, अब हमारे मान लीजिए डीएम अमरेंद्र जी थे, तो वो थे, तो जब जाने लगे तो इसी से अंदाज़ा लगाइए आप। मगर सर याद व्याद कीजिएगा, उन्होंने गले से लिपट के कहा तो बुला के देखिए हमें आवे छिए कि नहीं आवे छिए यहाँ। और एक थे छपरा के हमारे एसडीओ साहब थे, हफीज़ खान साहब, वो आए तो उनकी तो बात ही नहीं। वो इस कदर वालेहाना जज्बा मुझसे, जबकि हम लोगों का ना उम्र का फासला और फिर एजुकेशन और पोस्ट, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि भाई क्या वो उनकी वो तरफ जब बैठे, कहाँ चाय, कहाँ क्या, कहाँ वो। अभी भी वो जब भी मिलते हैं तो बैठ के नहीं, 2 कदम भर के खड़ा होकर तब वो मिलते हैं। अभी किशनगंज में शिफ्ट कर गए हैं वो। और एक एडीएम हुआ करते थे शर्फी साहब, तो भाई जहाँ आए तो बैठिए घंटों बाद, जबकि हम लोग एक मामूली टीचर और वो ऑफिसर्स। तो यहाँ आने के बाद कोई भी ऑफिसर हो, अगर कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती थी तो उनको समझ में आता था वाकई एक्चुअल हिंदुस्तान कहीं है, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट कहीं है, तो वो अररिया ही है। अररिया बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अररिया की मिट्टी में वो ताकत, वो तासीर है कि इंसान को इंसान से जोड़ता है ना। और हम लोग बाज़ाब्ते फिर प्रोग्राम शुरू किया, होली मिलन और ईद मिलन, बहुत शानदार तार से। बस जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। जबकि कोई भी मज़हब इंसान को इंसान से जोड़ने ही की तलकीन करता है। और मेरा ख्याल है कि लोगों ने वो इन्नल खलक़नल इंसान इल्ला लियअबुदून, वो जो कहा गया कि मैंने इंसान को इबादत ही के लिए पैदा किया है। तो इबादत से मतलब, इबादत का मतलब बंदगी, ग़ुलामी का मतलब कि आका के हुक्म पर चलना। तो यहाँ पर इस्लाम तो है कि वो रहमतुल आलमीन बन कर के ना आए थे, हमारे अखलाक व आदाब और अल्फाज से लोग मुतासिर हों। तो लोगों ने सिर्फ ये है कि नमाज रोज़ा और तस्बीहात पर जो है कि इसको ये कर दिया। हमारी ज़ात तो पूरी दुनिया के लिए है, एक रहमत है, हम खैरुल उमम हैं। तो इस चीज़ का आपको सही नमूना आपको, तो ईद के मौके पर ईद मिलन, यहाँ लोग आते हैं। डॉक्टर कैप्टन एसआर झा का तो आना ही आना है हमारे यहाँ, और सत्येंद्र बाबू हुए और लोग हुए, लोग आते हैं, शौक़ से आते हैं। और हम लोग होली मिलन जो करते थे वो भी कमाल देखने की चीज़ होती थी। तो हम लोग किसी बड़ी शख्सियत को बेवकूफ़ बनाते थे, अब उसकी उपाधि भी देते थे, जैसे मूर्खाधीराज है ना, मूर्खा सम्राट, इस तरह का बोड़ा वोड़ा पहना करके। ये कल्चर आपको आज भी मैं बताती हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी भी स्टूडेंट जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं या फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, वो मामू नाम से हैं, वो बहुत ही फेमस है वहाँ के, सभी उनको मामू ही कहते हैं। वो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। वो बहुत फेमस पॉपुलर फेस है, पूरे जेएनयू का वो मामू है। हाँ, उन होली मिलन समारोह जैसे आपने कहा कि मजाक में किसी को कुछ नाम दे करके करते हैं, तो वहाँ भी ये प्रोग्राम होता है। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है आप लोग। हाँ, उस वक्त वो होता था। अच्छा, ये मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, ये अभी होता है या नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है, लेकिन अब वो जोश वो उमंग नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। ये समझिए 92 के बाद से वो चीज़ें नई नस्ल के अंदर अभी लगता है कि अंदर का इंसान अभी नई नस्ल में ख़ास तौर पर, वो जब से ये सोशल मीडिया आ गया, वो अंदर की गलाजत अब बाहर आ रही है, समझते हैं ना। पहले तो लोग एहतराम में, इज़्ज़त में कुछ होता था, अब तो जो मन में होता है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डाल देता है। तब उसकी ज़हनीत अभी इस कदर गंदा कर दी गई है कि हम लोग मिलते तो हैं, लेकिन वो मिलना वो नहीं है। उस वक्त का आलम ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, तो आकाशवाणी के डायरेक्टर हुआ करते साहिल साहब, जमालुद्दीन साहिल साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहाँ के डायलेक्ट में नेशनल इंटीग्रेशन पर कुछ लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ, कोशिश किया, मैंने 2 नज़में बिल्कुल डायलेक्ट पर मैंने लिखी। और उस दिन
जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई जा रही है उससे एक दिन पहले मेरी 5 नज़में आकाशवाणी पूर्णिया से ब्रॉडकास्ट हुई और उसमें वो 2 नज़में भी थीं। तो हमारे एक दोस्त जो है मदन लाल नश्तर जी और बूढ़े बूढ़े वो आ गए, तो हम तो सुनते नहीं हैं, बोले नहीं कि हम रात बहुत लाओबाल टाइप के हैं, कहाँ क्या छपा क्या नहीं, उस सबसे ये नहीं है। तो ये हुआ, तो देखा कि ये हुआ। एक दिन के बाद देखते हैं जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी जिस वक्त, अररिया का माहौल कैसा था उस वक्त? अररिया का माहौल यह था कि जब वो हुआ तो मैं डॉक्टर एस.आर. झा, मदन लाल नश्तर और जमशेद आदिल और हमारे जो दोस्त है बाप तेरे फेदर अंजुम साहब, हम लोगों ने सारी रात इसका इन्फॉर्मेशन मदन लाल नश्तर ही ने ला के दिया था कि देखिए मंदिर में कुछ घुसुर फुसुर चल रहा है, मोमबत्तियाँ जल रही हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो हम लोगों ने समझा कि शायद यहाँ भी कुछ गड़बड़, बाहर के लोग आने की कोशिश किए थे, यहाँ के लोगों के अंदर वो शऊर नहीं था या वो एहसास नहीं था, बाहर से लोग आए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल वो आखिरी छोर तक, समझिए रात के 2-3 बजे तक लोगों को समझाने में कुछ हो जाए तो कोई उसका रिएक्शन नहीं करना है। उसमें डॉक्टर एस.आर. झा साहब, हम लोग ये सब साथ मिल करके वो किया था। और आप लोगों ने देखा कंट्रोल में सारी चीज़ें रही। अच्छा, रज़ा साहब, ये भी सवाल होगा आपसे कि अररिया में हालांकि फणेश्वर नाथ रेणु की ये मिट्टी है, ये धरती है, जेपी आंदोलन की धरती कह सकते, बिहार बहुत मतलब है ना। अच्छा, जेपी आंदोलन आप शामिल थे, तो आपने अररिया में ऐसी कौन सी शख्सियत आपने और भी देखी आप अपने वक्त में, अपने उम्र के हिसाब से, जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए? जैसे आप हर किसी के लिए तैयार रहते हैं, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, हर घंटे हर वक्त, चाहे वो दिन हो रात हो, जब भी कोई आपसे मदद की गुहार करता है आप तैयार रहते हैं। आप जैसे कितने लोग ऐसे हैं? ये मुश्किल सवाल है आपकी नज़र में? जी, ये मुश्किल सवाल है और चूँकि किसी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त हुआ करते थे अख्तर हुसैन साहब, जो मुत्तहिदा पूर्णिया कहिए, उस वक्त अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एक हुआ करता था, वो यहाँ के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मिस्टर लालू प्रसाद यूनियन के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सुशील कुमार मोदी जी सेक्रेटरी हुआ करते थे और भाई अख्तर हुसैन साहब कैबिनेट मेंबर हुआ करते थे। तो ये तो वहाँ से शुरू हुआ। यहाँ आने के बाद उनका भी काफ़ी समझिएगा रहा, तो जवानी ही में वो इंतकाल कर गए, जो एन समझिए जब वो फुल फॉर्म उसका आया तो वो हुआ। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त कौन हिंदू मुसलमान का तो कोई जहन में कुछ बात ही नहीं थी, किसी की थी, किसी कोई अगर एक दूसरे को नहीं देखते थे एक दिन तो अजीब बेचैनी उलझन होने लगती थी। अब आपको लगता है कि वो दिन फिर से लौट आए, वैसी इंसानियत लौट आए, वैसी मोहब्बत लौट आए? जी हाँ, रात में जब मैं सोता हूँ तो वैसे मैं बहुत लावाल टाइप का इंसान हूँ और कोई दुनियादारी वगैरह से कोई मेरे जहन में कुछ नहीं है। मेरा ये रज़ा साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आपको शोहरत और दौलत से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं आप, ऐसा क्यों? लोग तो शोहरत और दौलत के पीछे ही भागते हैं। शायद ये है कि मैंने बड़ी बड़ी सोसाइटियों को भी मेंटेन किया, आलीशान होटलों में गुजारे, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस शिलोंग गए अपने उस्ताद ए.बी. प्रसाद के साथ, गालिबन कंप्यूटर का पहला डेमोस्ट्रेशन वहीं हुआ था। और जब घूमने के बाद देखा कि एक आलीशान महल जो उजरा उजरा सा है, वो शख्सियतें जो ज़िंदा जावेद हुई और उसी को ज़िंदा करने की, यानी मुर्दा परस्तों की दुनिया हो गई है। और फिर आप कुछ करते हैं तो आपके जाने के बाद ये वक्त दौर ऐसा, पहले तो लोग याद रखते थे, लोग कहा करते थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग वो कहा करते थे, फलां ऐसे हुआ करते थे, अभी वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोग अपने ही हिसारे ज़ात पे मुक़य्यद हो गए हैं, कैद हो गए हैं, कैद हो गए, अपने आप में कैद हो गए। जी, ये हो गया है। और वो पहले वाली जो बात थी वो गुजरे हुए लम्हात है। रात को मैं सोता हूँ तो बस फिल्म को समझिए कि वो मैं प्ले कर देता हूँ शुरू से, बिल्कुल रिप्ले कर देते हैं और उसी में मुझे नींद भी आ जाती है। वो कहाँ गए वो दोस्तों की महफिल, जी हाँ, वो महफिल अब दिखती नहीं है। जी, शाम की महफिल तो है पर ऐसा याराना कहाँ, कुछ नहीं है वो अब।
यानी आपको लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, वक्त नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि अररिया के लोग ही कहें या बिहार से कहें या अलग अलग स्टेट से भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो अररिया से भी लोग पलायन करते हैं। दो तरह के पलायन हैं, एक वेल एजुकेटेड पलायन कर रहे हैं, अमेरिका में सेटल हो रहे हैं, कोई कनाडा, कोई लंदन, कहीं और, कोई दिल्ली, अमेरिका, जो भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, वो मजदूरी अपने पेट भरने के लिए वो पलायन कर रहे हैं। दोनों पलायन में बहुत ही फ़र्क है। आपको क्या लगता है, मजदूर जो पलायन कर रहे हैं वो बेबसी में पलायन हो रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग अररिया को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग कंट्री में सेटल हो रहे हैं, उनको पलायन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस मिट्टी से आप हैं उस मिट्टी को सींचना हमारी जिम्मेदारी होती है। असल दरअसल ये है कि अब लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान ज़िंदगी नहीं रही। ये दौर बदला लगभग, मेरा ख्याल है कि ये 30-35 साल के अंदर ये ज़माना, पहले सुना करते थे कि बुज़ुर्गों ने ये कहा, बड़ों से ये सुनते थे। मेरा ख्याल है कि हज़ारों साल से, आज से 50 साल पहले तक लोगों ने ज़माना को बदलते हुए नहीं देखा था। वही पुराने जो 5000 साल पुराने खेती के तरीक़े थे, पैर में जूता नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं, और चाहे धान हो, कटनी हो, कुछ भी हो, कितना दूर दूर से बदन बोझ पर लाना, उस पर हमारी कुछ नज़में भी होंगी, खेत मजदूर औरत। कुछ याद है आपको? अभी तो याद तो मुझे रहता नहीं, अभी खैर बाद में भी देखते हैं। तो ये है कि लेकिन चेहरे पर उदासी किसी के नहीं देखा हमने, किसी के चेहरे पर उदासी नहीं है। औरत हो, मर्द हो, बैठे दरवाजे पर 10 आदमी बैठते हैं, ये गप, वो कहानी, वो। और अभी हर शख्स परेशान है। परेशानी की वजह आपको क्या लगती है? ये है कि एक तो सबके हाथ में आ गया वो मोबाइल, नंबर 1, और दूसरी चीज़ ये है कि पहले हम लोगों ने जो पढ़ा मकतब में या फिर गांव के जो स्कूल हुआ करते थे, उस वक्त टीचर भी नहीं हुआ करते थे। और अभी मेरा ख्याल है कि लालू प्रसाद के ज़माने में ये एजुकेशन का कुछ बेड़ा गर्क हुआ। बेड़ा गर्क ये हुआ कि स्कूल में कम से कम यूनिट वो 11 की हुआ करती थी, जहाँ सेक्शन चलते थे वहाँ ज़्यादा हुआ करता था। तो 10 सब्जेक्ट, 10 टीचर और 1 हेड मास्टर। बीच में जो जगह खाली रह गई, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, फिर एक मास ट्रांसफ़र जो हो गया, वो जहाँ सेटल हो गया, जहाँ के गार्जियन से उनकी उनसेत हो गई, जहाँ पहचान हो गई, जहाँ ये हो गया, तो पता नहीं क्या सोच करके कहाँ से कहाँ भेज दिया। कोई बीमार है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कुछ है, तो वो दिलचस्पी नहीं रही। अब टीचर उस्ताद, पहले पैसा कम मिलता था लेकिन इज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त। 36 साल तक समझिए कि शैक्षणिक काम में ही लगा रहा, तो मैंने महसूस किया कि पहले जो वाकई तालीम हासिल करें लोग तालीम हासिल करते थे, और अभी क्या है कि वो हमको पास कैसे करना है एग्ज़ाम में, हमको कुछ कैसे बनना है, और एक रटा रटाया ऐसा चीज़ है जो कोचिंग का जो एक भरमार भी हो गया। और वो वही है कि बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अब एजुकेशन हो रहा है। और दूसरी ख़राब बात ये हो गई कि अब कई स्कूलों में टीचरों की कमी हो गई। अब गरीब बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें। तो अब लोगों ने सोचा कि अब पैसा के बगैर तो अब ये ज़िंदगी वो पहले जैसे आसान नहीं है, तो अब अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। और एक दिक्कत ये है कि अब एक किताब से ज़्यादा उसकी कॉपी की कीमत है। अब वहाँ जूता, मोज़ा, पैंट, शर्ट, टाई, टिफ़िन वगैरह ये सब, और मामूली से मामूली स्कूल में कम से कम 5000 का फीस है। और ये दरअसल जब मैं पूछता हूँ उसके टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, तो वो ज़ीरो है। तो बिल्कुल सही आपने नोटिस किया है। मैंने एक किताबें देखी है, बुक डिपो कहाँ पर, यहाँ पे 2-4 जगह पर, जहाँ पे ऊपर से स्टिकर लगा करके प्राइस को चेंज किया जाता है। दूसरी चीज़ें मैंने ये भी देखा है कि यहाँ के स्टूडेंट को जब मैं बात करती हूँ, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, जिससे भी मैं मुलाकात करती हूँ, हालांकि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट यहाँ जो मैं सवाल करती हूँ तो मुझे एलिमेंट्स का नाम भी उनको पता नहीं है। केमिस्ट्री में वो ऑनर्स है लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स टाइप्स क्या है, वो कुछ नहीं पता है। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ के स्टूडेंट में एक टारगेट है पास हो जाना,
डिग्री लेनी है, आपका टारगेट डिग्री है, आपका टारगेट अब नॉलेज नहीं है, जैसे कि आपने भी कहा। बहुत दिलचस्प वाक़या मैं सुना रहा हूँ कि वो शानदार स्कूल हमारे यहाँ रड़िया का बहुत टॉप पे गिना जाता है। तो हमारे करीबी रिश्तेदारी थे, मुलाकात भी, तो मुँह लटका हुआ था। हम कि क्या जी हाल, देखते हैं कुछ परेशानी है। बोला कि कहाँ अभी हो ना, कैसा चल रहा है स्कूल? उन्होंने कहा कि मुझे जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा क्यों? बोला कि कोई कुछ तो नहीं, ये कहा बस सरकार का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। तो मैंने फ़ौरन कहा कि लगता है कि किसी लड़के को फेल किए थे क्या तुम? बोला कि हाँ बिल्कुल ही साफ साफ तो कर दिया, चूँकि वो टर्मिनल था, वो फेल ही था, तो ये होगा। यही तूने गलत किया ना। बच्चों को अब वो रिज़ल्ट कार्ड देता है गार्जियन को, अब इतना पैसा खर्चा कर रहा है, तुमने जो फेल कर दिया उसका स्कूल का तो रिपूटेशन ख़राब हो गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। अब हम जैसे कि एजुकेशन के बारे में जिक्र कर लिया हम लोगों ने, अब यहाँ की पॉलिटिक्स अररिया के अंदर ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं जो बखूबी बहुत ईमानदारी से अररिया को प्रोग्रेस में लाए हैं? जी, मेरे ख्याल में यहाँ जो लोग भी थे, तो डेवलपमेंट से मतलब हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं देखते हैं, हम यहाँ के माहौल को भी देखते हैं। अब वो देखिए जोग्राफियाई हालात होते हैं कुछ जगह के, जैसे यहाँ अब लाख कुछ कीजिएगा लेकिन फ्लड आएगा, सब कुछ लेके चला जाता है। नदियाँ कहाँ थी? खुद मेरी 50-60 बीघा ज़मीन जो है नदी कट के नदी के उस पार कब्रिस्तान में चली गई। तो कोई करे तो क्या करे, एक चीज़ है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हुए, ख़ास तौर पर ये जो लोग थे, अपनी ये एक मुनफरद शख्सियत उनकी हुआ करते थे। मसलन अब यहाँ थे हमारे यहाँ जमील साहब, जो एमपी हुआ करते थे, जमीलुर रहमान साहब। तो उनकी कदर कीमत का अंदाज़ा ये हुआ कि ग़ालिबन 73 में होगा या 4 में, यहाँ एक 3 में होगा, एक माइनॉरिटी कन्वेंशन हुआ था पटना में, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसी शख्सियत और सुभद्रा जोशी माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन थी, और सिद्धार्थ शंकर रे साहब बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, वो लोग बड़ी, और मॉस्को यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हबीब साहब, इन बड़ी शख्सियतों के बीच में उनको उस प्रोग्राम को प्रिजाइड करने के का शर्फ इन्हें जमील साहब को था। बहुत बड़ी बात है ना? ये मैं उसका गवाह हूँ। तो मैंने समझा कि इसकी शख्सियत क्या है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे आप यहाँ नेहा यहाँ की हैं तो कुछ नहीं, एक मामूली सी लड़की हैं, बस सीधी सी बात है, अपने बच्चे हैं, वो क्या है। तो ये है। तो उन्होंने यहाँ जो दिया, तो उस ज़माने में इतनी फंडिंग भी तो नहीं होती थी ना, जितने अभी हो रही है। इतने टैक्सेस भी तो नहीं थे ना, कोई जानता ही नहीं था टैक्स नाम भी क्या चीज़ है। तो अब ये हुआ, तो उस ज़माने में जो भी हुआ, लोगों को एकजुट करके रखना, कहीं गए कोई मिला बहुत खंदा पेशानी से पेश आए, और होना नहीं होना अलग चीज़ है, कम से कम उसको तसल्ली तो हो जाती थी, है ना। और जाहिर सी बात है भाई, एमपी से एक वार्ड मेंबर का काम पूछिएगा तो बेचारा क्या करेगा आपको। अररिया से तो गृह मंत्री भी रहे। जी हाँ। उसके बाद हमारे उभरते हैं तस्लीमुद्दीन साहब और हमारे हलीमुद्दीन साहब। तो हम हलीमुद्दीन साहब को तो हम लोग उसकी शराफत की वजह से गांधी जी कहा करते थे। ऐसी क्या बात थी उनमें? बहुत शरीफ आदमी, उनको तो कभी चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, जो मिले तो बहुत ही एकदम बहुत नॉर्मल अंदाज में, वो समझे बहुत वजीह किस्म के आदमी थे वो। अच्छा, स्कॉलर भी थे, पढ़े लिखे थे। और उसके बाद ये हमारे तस्लीम साहब जो हुए, तो तस्लीमुद्दीन साहब, इनका भी इनकी शख्सियत भी अजीब थी। बस ये समझिए कि इन्होंने ज़र्रे से आसमान का तारा बनने तक का सफ़र किया। ये तो बहुत अच्छी कहानी है। घर में मामूली से घराने में पैदा हुए, वो सरपंच का मेंबर से लेकर सरपंच हुए, मुखिया हुए, फिर एमएलए हुए, यहाँ तक कि वह गृह मंत्रालय तक पहुँचे। तो उनकी ख़ास बात ये थी कि उनका एक अंदाज, चूँकि हम लोग उनके गोद में पले बड़े भी हैं, तो ये है कि अब जो लोग भी आए उनके यहाँ, अब हिंदू में जैसे पोलो जा हुए, विश्वास जी हुए, ये सब हुए, वो सोचते थे कि हमारे अपने तो अपने हैं ही,
उनको बेसी वो अपनाने की कोशिश करते थे, हाउसफुल हमेशा। अब इधर उधर जहाँ है वो सबको लगता था कि ये मेरा अपना है। तो एक ख़ास बात, और कोई मैं कारनामा कहूँ या ना कहूँ, कारनामा तो है, लेकिन हमारे ख्याल से वो जो होना चाहिए वो नहीं है। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद तो उन्होंने रखी, लेकिन उनकी परवरिश नहीं की उन्होंने। क्यों, क्या कमी रह गई उसमें? अब किसान कॉलेज खोला वहाँ जोकी में, कराची में, तो उसको अपने मुकाम तक पहुँचाना चाहिए। अभी वो कॉलेज कहाँ है, वहीं है, किस हाल में है? अभी चल रहा है, बस चल रहा है। लवेजा उनके बेटे भी तो ध्यान दे सकते हैं उन चीज़ों पर। अभी तो बात की बात है, मैं अभी तस्लीम साहब की, उसके बाद जैसे अररिया कॉलेज, अररिया में उनका हाथ है, मिलिया कॉलेज के बनाने में हाथ है। अब एक बहुत शानदार हॉस्टल यहाँ बना, वो अपने ज़माने में उस तनाज़ा बन गया। अब एक तनाज़ा के चलते इतना अज़ीमुश्शान हॉस्टल वो बिल्कुल वीराना, अब उसमें पीपल पखर का पौधे उग रहे हैं। तो एजुकेशन के मामले में शायद अगर वो हो सकता है कि यूनिवर्सिटियों में उसकी तालीम नहीं हो, बना तो दिया जोश में, लेकिन शायद हम उसको कहते हैं कि अररिया का शायद दूसरा अकबर आज़म होता, अगर वो वाकई उन चीज़ों को वाकई उसके मुकाम तो पहुंचा दिया था, उनको असली रूप में उसको डाल दिया था, तो ये चीज़ तो कमी रही। सबसे ख़ास उसका एक खूबसूरत पहलू ये है, जब तक वो रहे हिंदुस्तान भर में उथल पुथल पैदा हुआ, हिंदुस्तान भर के अंदर ये नफ़रत, ये ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद से पहले से लेकर के उसके बाद तक, लेकिन ये सीमांचल का इलाका बिल्कुल ही सुरक्षित रहा, एकदम सुरक्षित रहा। यानी कह सकते हैं कि सीमांचल में हमेशा से शांति बनी रही। ये इसमें तस्लीम साहब का बहुत बड़ा योगदान हम समझ रहे हैं, इसलिए कि जितने भी हमारे जो BMP हैं साबिक प्रदीप जी क्या, हमने एक नाम दिया है तस्लीमिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट। वो सब उन्हीं के आगे पीछे करने वाले थे, एकदम लड़कपन से लेके यहाँ तक वो हुए। और बहुत सारे लोग, अब ये इंतखाब बाबू हैं और न जाने कौन कौन लोग यहाँ तो एक से एक लोग आए हैं। बहुगुना जी है, आपके वो सिंह जी वो चंद्रशेखर जी, हम लोगों ने उनके लिए क्या, कौन लोग यहाँ नहीं आए। ये तस्लीम बाबू की वो शख्सियत थी। तस्लीमुद्दीन साहब गृह मंत्री तक का सफ़र पूरा किए, लेकिन आपने कहा कुछ कमियां, कुछ खामियां रह गईं। अगर कुछ कमियां और खामियां थी तो उनके आने वाला जनरेशन, उनके बेटे बेटियां जो है उस पर तवज्जो नहीं दे पाई, वो वक्त नहीं दे पाए, उसको उस तरह से बना नहीं पाए, कायम नहीं रख पाए। ये कमज़ोरी आपको नज़र आती है, कमियाँ नज़र आती है। तस्लीमुद्दीन साहब और जमील साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वैसे और भी व्यक्तित्व, वैसे और भी शख्सियत हैं अभी पॉलिटिक्स में अररिया के अंदर, या फिर नामो निशान ख़त्म हो गया? अभी हमको फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ है, अभी नई नस्लों में जो उभरे थे, हमारी निगाह में 3 नाम जो वाकई उसके अंदर कायदाना सलाहियत थी। एक तो थे हमारे भाई अख्तर हुसैन साहब, वो चले गए, वो समझिए गुज़र गए। और एक हैदर यासीन, बहुत एक्टिव थे, और ख़ासतौर पर शाहीन बाग का या सब जो इस सब मामले में बहुत एक्टिव थे। और बहुत नसीबी हम लोग ही कहिए कि वो एकदम अय्याम शबाब ही में हादसे में वो भी चले गए। और एक जो है जाकिर हुसैन, इसके अंदर भी वो खूबी वो है, लोगों से प्यार करने का। हम जैसे मामूली जाकिर हुसैन, कौन सा जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं? जाकिर हुसैन जो हमारे जो पॉलिटिक्स में भी हैं, MLA एक्स भी हैं। अच्छा, उनमें वो खूबियाँ नज़र आती हैं जाकिर साहब में? वो खूबियाँ मुझे नज़र आती हैं। मैं चूँकि मेरा चश्मा बहुत साफ़ है, वो इलाकाइयत हो या वो बिरादरी हो या मज़हब हो, हमारे अंदर, हमारे फ्रेम में वो पावर नहीं है। तो उसके अंदर भी वो हमने वह महसूस किया। बस उसका एक वाक़या सुन लीजिए कि हम पता नहीं ये है कि हर आदमी मुझे अपना ही समझता, पता नहीं क्यों। एक मौके पर उन्होंने मुझसे अलग दूर हट कर लेकर गए। उन्होंने कहा, रज़ा भाई आप ऐसा कीजिए, वो तो पासवान जी के पार्टी में थे, और उन्होंने जब BJP ज्वाइन कर लिया तो उसके दूसरे दिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया उनसे। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ कि चूँकि BJP, जाहिर सी बात है कि एक भी मुस्लिम ना MLA है उनका, ना MP उनका है, यानी वो बिल्कुल ही फ़िरका परस्त है।
और इसके मद्देनज़र उनकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि लगा वाकई तो उनको हर आदमी को वो अपने दिल में अगर झांकेगा तो आपके दिल के आईने पर आपसे मिलती जो तस्वीर है तो वो बड़ी आती है। यानी जाकिर साहब जो एक्स एमएलए अररिया के भी रह चुके हैं, तो उनमें वो खूबियाँ आपको नजर आती हैं जो तस्लीमुद्दीन साहब में खूबियाँ थी, वो सबके लिए मिले जुले हैं, सब अपने ही जैसे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? जी। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप तो जो लोग मानते मैं क्या बताऊँ कि आप भाई ऐसा कीजिए, मैं जितने भी पार्टी के लोग हैं हमारे मुस्लिम लीडर्स, मैं नहीं कहता कि मुझे ही ये कीजिएगा, आप में सबके लेटर पैड पढ़िए, सहमति पत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग एक फैसला कर कहिए किसको होना चाहिए यहाँ अभी जो मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। चलिए, अब पॉलिटिक्स से आप टच करने लगे, मैं सोची नॉन पॉलिटिकल ही बात की जाए, लेकिन अब पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर बात लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है कई घंटों की बात होगी। लेकिन नहीं, जाकिर साहब का जिक्र आपने किया एक्स एमएलए अररिया के, और हो सकता है इस बार फिर से वो चुनाव फाइट करें, तो उन्होंने पहले आइडियोलॉजी को तवज्जो दिया जाकिर साहब ने कि आइडियोलॉजी जो है वो मैच नहीं हो पा रही है मेरी किससे, बीजेपी से, उसको रिजाइन कर दिया। हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ का जो तहजीब है वो एक होना चाहिए, इसमें अगर कहीं घुसपैठ हो गया नफरत का तो फिर ये और हिंदुस्तान के जो तबाही की वजह हो जाएगी। अब पॉलिटिकल टच दिया है तो थोड़ा सा और भी टच देते हैं पॉलिटिकल में। चुनाव होने वाला है 2025 में, 2025 चल ही रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, काफ़ी उठापटक सारी चीज़ें हो रही है, सियासी गर्मियाँ बहुत देख रहे हैं आप चारों तरफ, विधानसभा में हंगामा कि मैंने उसको मुख्यमंत्री बनाया, तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है अररिया में राजनीति का केंद्र किसे माना जा सकता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, अभी मुश्किल है, इसलिए कि जब हुकूमत जिसके हाथ में आ जाती है, पावर आ जाता है, पैसे आ जाते हैं और वो खरीदे चले जाते हैं, समझे ना, तो सवाल है कि आपको दुश्मन से उतना खतरा थोड़े होता है, आप उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब आपके अपने ही कहीं घुसपैठ में शुरू हो जाएं, हर जगह गद्दारी का कोई वैल्यू ही नहीं है। वजह क्या है? तो दो वजह है। एक वजह तो ये है कि अब हमारे अंदर वो शऊर ख़त्म हो गया, शायद हम पैसे से बिक गए हैं क्या। अब जहाँ मुस्लिम पॉपुलेटेड है और यहाँ हिंदू मुस्लिम में अभी भी तस्लीम साहब के बहुत फॉलोवर्स हैं, अभी भी जाकिर साहब के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, अभी मौजूद हैं, उनके मानने वाले मौजूद हैं हिंदुओं में भी। तो अब यहाँ ये है कि लोग तो उनके, अब जाहिर सी बात है 500 से ज़्यादा तंजीमें हैं आरएसएस की, घर घर में पैवस्त है वो, और पैसा तो एक अंबार है, कहाँ कहाँ क्या करता है नहीं करता है, अजीब गोल पिला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी, हम हारते हैं अपने ही वजह से, हारते हैं अपने घर में ही हारते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक आदमी, कितना बेवकूफ़ आदमी भी खड़ा होगा, कम से कम 2000 वोट तो लाएगा ही वो। तो अब यहाँ जो एक है हमारे, क्योंकि एक चीज़ है कि हमारा जो कि निज़ाम है मस्जिदों वाला, हम लोग एक तय क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमारा लीडर कौन हो। तो अब यहाँ एक ज़ात बेरादरी है, वो सेखरा, कुल्हैया, ये बंगाली, वो सिरसा आबादी। ये जो जाति फ़िरके हैं मुसलमानों में, ये हिंदू में भी है, सभी में ये जाति फ़िरके होते हैं। तो आपको क्या लगता है, जाति को देखकर वोट करना चाहिए या इंसान को, जो लीडर होने वाले हैं, जो आपके उम्मीदवार हैं, उसको देखकर वोट करना चाहिए? वोट किसके लिए करना चाहिए? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाहर में आप पिटिएगा तो क्या आपकी जाति पूछी जाएगी? ये कहा जाएगा कि एक मुस्लिम था, वो एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो इस चीज़ को अगर लोग समझ ले तो फिर जाति बिरादरी क्या चीज़ है। वो एमएलए हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, वो ऐश करेगा, तुम्हारे लिए वो क्या करेगा। हमारे लिए ये है कि एक चीज़ है कि हमारा असल ये है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी आबादी 1/4 है और हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारी मौजूदगी होनी चाहिए। ये चीज़ पेश नज़र ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है अब वो उठा तो अब पता नहीं वो ये बला पहले ये वबा नहीं थी, हाँ अररिया में नहीं थी कम से कम, लेकिन ये वबा अब यहाँ भी व्यवस्था लगता है कि होना शुरू हो गया है। तो अब लोग है कि हर जगह अलग अलग तंजीमें बन गई हैं बिरादरी की। पहले बिरादरी की तंजीमें नहीं हुआ करती थी, लोग खुद को बांटना शुरू कर चुके हैं। तो मेरा भी ये कहना है अब, एक तो ये है कि किसी भी मिल्लत का खाने में बंटना ये बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी लानत है।
लेकिन उससे भी बड़ी लानत ये है कि जब सारे लोग बढ़ गए हैं तो तुम्हारा स्थान क्या है, तुम्हारी जगह क्या है? ये कम से कम यही तो कर लो। जब सारे लोग बट ही गए हैं तो तुम्हारा क्या जगह है, तुम्हारी कौन सी जगह है? ये है। चलिए, दीन रजा साहब से हालांकि एजुकेशन से लेकर आपकी बायोग्राफी तक से लेकर करके अररिया की वो खुशबू, वो मिट्टी, तमाम चीज़ों को आपने खंगाला, उन तमाम चीज़ों को आपने बताया है और लगातार मैं तमाम चीज़ों के बारे में टच किया, क्योंकि अगर ज़्यादा, मुझे लगता है 1 घंटा से ज़्यादा हम लोगों ने बात की है और कम से कम भी किया जाए तो मुझे लगता है कि अररिया की मिट्टी को बहुत दूर तक पहुंचाना और इसके बारे में बताने में काफ़ी घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सीमांचल की सरजमी हमेशा से शांति बनी रही है, जैसे आपने कहा। दूसरी बात, आपने डॉक्टर एसआर झा के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहाँ पर कभी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं रही, अमन व चैन की ये वह जगह है। हालांकि नीतीश कुमार भी कहते थे, अभी भी कहते हैं करके कि नहीं, पहले हिंदू मुसलमान हुआ करता था 2005 में, लेकिन 2005 के बाद जो तस्वीरें बदली है वो एकदम शांतिपूर्वक है। बिहार में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है, लेकिन फिर से मुलाकात मेरी होगी आपसे। अब इसके बाद जो होगी आपका पर्सनल नहीं बल्कि अब पॉलिटिकल टच होगा, और नेक्स्ट टाइम जो इंटरव्यू मैं करूँगी तो पॉलिटिकल टच होगा आपसे। पॉलिटिकल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक तो वही सबों से है और खुली हुई आँखें हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के ज़माने से वो बीजेपी आंदोलन से लेकर के अभी तक सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और ये एक्टिव तो मैं कहीं हूँ नहीं। सम्राट अशोक की धरती है बिहार, यहाँ पर अगर राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ये गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पर शांति ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपको फरीक नहीं बनना है, आपको शरीक रहना है, आपको गवाह के रूप में देखना है दूर से कि देखिए किसकी खता कहाँ है, किसका कहाँ है, वरना हर आदमी अपने आप को सही समझता है, तभी तो लड़ाई होती है। एक शेर के साथ इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। चलिए, एक शेर दीजिए। तुम करोगे याद एक दिन दोस्तों मुझको बहुत, दरमियान से तेरे जब अपना नगर जाऊंगा मैं। बहुत खूब रजा साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर।